नमस्कार। स्वागत है आपका एनसीईआरटी जगत चैनल में। इतिहास हमारे अतीत नामक पुस्तक जो कक्षा छठी का पुस्तक है, इसके भाग 1 में हम अध्ययन करेंगे। अध्याय 1 है क्या, कब, कहाँ और कैसे। रशीदा का सवाल। रशीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कोई कैसे जान सकता है कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। वास्तव में यदि देखें तो कोई व्यक्ति 100 साल पहले क्या हुआ था किस प्रकार जान सकता है। इसका उत्तर यहाँ बताया गया है। कैसे पता लगाएं? यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था तुम रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था तुम किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हो जिसे उस समय की स्मृति हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था यह कैसे जाना जा सकता है? यह सवाल वास्तव में महत्वपूर्ण है कि आप टेलीविज़न देख सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं और ये जान सकते हैं कि भाई पहले क्या हुआ था। लेकिन जब टेलीविज़न नहीं था, अखबार नहीं था, 100 साल पहले की बातें किस प्रकार से कोई जान सकता है? तो निश्चित रूप से कुछ अभिलेख होंगे 100 साल पुरानी बातों को जानने के लिए। तो उस समय तो कागज़ का आविष्कार हो ही चुका था और कागज़ के अतिरिक्त उस समय पत्रिकाएं और अखबार भी आते थे। तो काफ़ी हद तक उनके माध्यम से जाना जा सकता है, पुस्तकों के माध्यम से जाना जा सकता है कि 100 वर्ष पहले बहुत से लेखक हुए हैं, उन्होंने क्या पुस्तकें लिखी हैं। तो सवाल केवल यह नहीं है कि 100 साल पहले क्या हुआ था, सवाल यह है कि हज़ारों साल पूर्व की बातों को भी लोग कैसे बता देते हैं कि हज़ारों साल पहले क्या हुआ था। जैसे अशोक के शासनकाल में, मौर्य वंश में या फिर उससे भी पूर्व वैदिक काल में कैसे ज्ञात होता है कि क्या हुआ था। अगला पॉइंट है अतीत के बारे में हम क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है, जैसे लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटकों, शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारियाँ हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन कौन से गीत गाते थे। यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अतीत के बारे में किस प्रकार की जानकारियाँ एकत्रित की जा सकती हैं। यानी इन कहानियों इन बातों में आ जाता है कौन सी वे कहानियाँ सुनते थे, कौन से खेल खेलते थे, कौन से नाटक देखते थे, कौन से गीत गाते थे इत्यादि बातों का ज्ञान। और ये आखेटक यानी शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी और पुरोहित, शिल्पकार, कलाकार, संगीतकार, वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में। तो ये सब बातें जानी जा सकती हैं इतिहास के माध्यम से। अगला प्रश्न है लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 में नर्मदा नदी का पता लगाओ। कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का आखेट या शिकार भी करते थे। नर्मदा नदी के तट पर कुछ कुशल संग्राहक थे
अच्छा, जो जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे, अपने लिए जड़ों, फलों, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, जानवरों का शिकार भी किया करते थे। और कई लाख वर्ष पहले, यानी कई लाख वर्ष पहले नर्मदा का तट, यानी इस तस्वीर में हमें देखना होगा, और यह है वो नर्मदा नदी। और लाखों वर्ष पहले यहाँ वे आखेटक रहा करते थे, लाखों वर्ष पूर्व की बात है ये। अब तुम उत्तर पश्चिम के सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ये लोग गांव में रहते थे, यानी 8000 वर्ष पूर्व। और सबसे पहले इन लोगों ने गेहूँ उपजाया, फसलों को उपजाया, भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को पालतू बनाया, और ये लोग गांव में रहते थे। 8000 वर्ष पूर्व की बात है। यानी कि यहाँ बात की जा रही है सुलेमान किरथर पहाड़ियों का। तो ये रही सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर लोग 8000 वर्ष पूर्व गेहूँ उपजाना सीख गए थे, फसल उगाने लगे, भेड़, बकरी इत्यादि का पालन करना सीख गए। यानी 8000 वर्ष पूर्व की बात है। उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। जहाँ कृषि का विकास हुआ, यहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया, वे स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित थे। गारो तथा ये रही गारो की पहाड़ियाँ, यहाँ सबसे पहले चावल को उपजाया गया। चावल को सबसे पहले यहाँ उपजाया गया। इससे क्या बात सिद्ध होती है? इससे यह सिद्ध होता है कि चावल की खोज यहीं पर हुई थी। अब इतनी पुरानी बात को कैसे कोई जान सकता है, कैसे किसी इतिहासकार ने जाना होगा, यह स्वयं में आश्चर्य की बात है, क्योंकि ये तो हज़ारों वर्ष पूर्व की बात है, और उसे वो कैसे जान पाए होंगे। हम इनको देख सकते हैं। यहाँ पर काबुल नदी है, सुलेमान किरथर की पहाड़ियाँ हैं, सिंधु नदी है, थार का रेगिस्तान है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदी है, ब्यास नदी है, यमुना नदी है, हिमालय का क्षेत्र, गंगा नदी, यमुना नदी, चंबल, सोन नदी, इधर ब्रह्मपुत्र, गारो की पहाड़ियाँ, गंगा नदी, इधर महानदी, सोन नदी, नर्मदा, विंध्य, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी, दक्कन का क्षेत्र है, कृष्णा नदी, पश्चिमी घाट, तुंगभद्रा, पेन्नार नदी, कावेरी नदी, पूर्वी घाट, इधर अरब सागर, लक्षद्वीप, और इधर बंगाल की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। यह हिंद महासागर है, भारतीय उपमहाद्वीप है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का एक प्राकृतिक मानचित्र है। आगे मानचित्र पर सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सहायक नदियां उन्हें कहते हैं जो बड़ी नदी में मिल जाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। यानी 4700 वर्ष पूर्व ये रही वो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ये 5 नदियां, इन्हीं से तो पंजाब नाम पड़ा था, जो पंजाब था। और ये सिंधु नदी में जाकर के मिल जाती हैं, जो कि जाकर के अरब सागर में गिर जाती है।
और गंगा नदी की जहाँ तक बात करें तो यहाँ 2500 वर्ष पूर्व ये रहा गंगा का क्षेत्र। तो यहाँ 2500 वर्ष पूर्व की बात बताई जा रही है कि यहाँ एक सभ्यता विकसित हुई थी। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। तो हम गंगा और उसकी सहायक नदी, यानी ये रही सोन नदी और यह रही गंगा नदी। वैसे तो यमुना भी उसकी सहायक नदी है और ये गंगा की नदी जा कर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और यह वह क्षेत्र है जो मगध के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ, जहाँ के शासक बहुत शक्तिशाली हुआ करते थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की। कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। फिर भी यह यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। धार्मिक गुरु लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकतावश भी यात्रा किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। इसका तात्पर्य यह है कि लोग भ्रमणशील थे, लोग यात्राएं करते थे और यात्राओं के द्वारा वे विचारों को जाना करते थे। आज के वर्तमान दौर में स्थिति जबकि बहुत अलग है। आज विचारों को जानने के लिए बहुत से माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे टीवी हो गया, स्मार्टफोन हो गया, इंटरनेट हो गया और भी बहुत से, जिससे सहज ही किसी क्षेत्र में कोई घटना घटती है तो अन्य सभी क्षेत्रों में यह बात इंटरनेट के माध्यम से पहुंच जाती है। तो आज का समय बहुत ही अलग तरह का समय है और पूर्व काल का समय जहाँ जानकारी का बहुत सर्वथा अभाव रहता था और जो लोग भ्रमणशील स्वभाव के थे, जो घूमते फिरते थे, उन्हीं लोगों के पास सर्वाधिक ज्ञान की संपदा होती थी, अथवा जो परंपरा से जो ज्ञान चला आ रहा था उसको सुन करके वे ज्ञान से संपन्न हुआ करते थे। आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? अब एक प्रश्न इन यात्राओं के पश्चात अब यहाँ एक प्रश्न पूछ दिया गया कि आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, यानी वर्तमान समय में कोई व्यक्ति यात्रा क्यों करता है किसी कार्य के सिलसिले में, किसी प्रोजेक्ट में, यानी किसी न किसी कार्य के कारण ही वे यात्रा करता है। कभी कभी टूर हो या कोई टूरिज़म हो, कोई घूमने फिरने के लिए या नए स्थानों को देखने के लिए भी लोग यात्राएं करते हैं। यानी यात्रा का महत्व तो घटा नहीं है। अधिकांश तो वर्तमान समय में या तो वह किसी कार्य से संबंधित होगा या फिर यूं ही इसी प्रकार भ्रमण करना या घूमने फिरने के लिए ही लोग यात्राएं करते हैं, मनोरंजन के लिए यात्राएं करते हैं। और पूर्व काल से यह बात प्रसिद्ध है कि भाई यात्राओं से ज्ञान में वृद्धि होती है।
और वर्तमान में भी यह बात सत्य है। एक बार फिर से मानचित्र एक को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस महाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था। जिन्होंने ऐसा चाहा वे ऐसा कर सके। वे पर्वतों की ऊंचाई को छू सके तथा गहरे समुद्रों को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। लोगों के इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। कई सौ वर्षों से लोग पत्थरों को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन बनाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे हैं। लोग विचारों को अपनाते हैं, लोग एक दूसरे के रहन सहन और जो कुछ भी वे एक दूसरे से सीख सकते हैं वे सदैव ही सीखते आए हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। चाहे वह भोजन बनाने का तरीका हो, चाहे संगीत हो, पत्थर तराशना हो, जबकि यह प्रक्रिया बहुत कठिन है। आज वर्तमान समय में तो यह ज्ञान का जो कह सकते हैं कि वैश्वीकरण हुआ है इंटरनेट के माध्यम से, अब तो हर तरह का ज्ञान सुलभ है। लेकिन वर्षों पूर्व यह ज्ञान सुलभ नहीं था। यह ज्ञान बहुत ही कठिन था और समय लगता था लोगों को कुछ सीखने में, समझने में, जानने में। मगर तब भी वे जुझारू लोग हुआ करते थे, जूझने वाले लोग हुआ करते थे। आज सब कुछ सुलभ है लेकिन वह जुझारूपन अब समाप्त हो गया है। वह जूझने का सामर्थ्य नहीं है जैसा पूर्व काल के लोगों में था। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ईरान और यूनानी लोग, जो लोग सिंधु नदी के इस पार रहते थे, उनको हिंदोस या इंदोस कहते थे। वास्तव में हिंदोस और इंदोस शब्द सिंधु से ही निकला हुआ है शब्द है। तो हमने देखा कि सिंधु जो नदी थी वो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भारत को पश्चिमी क्षेत्रों से विभाजित करती है और सिंधु के इस पार रहने वाले लोगों को हिंदोस और इंदोस नाम ईरानियों और यूनानियों ने दिया था। और भारत का नाम यहाँ पर उल्लेखित है। भारत जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोग थे उनको भारत नाम से संबोधित किया जाता था, तो इसी से भारत नाम पड़ा। और यह जो शब्द है वह ऋग्वेद में उल्लिखित है, यानी जो 3500 वर्ष पुरानी एक कृति है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। अब अगला प्रश्न है कि अतीत के बारे में कैसे जानें। अतीत के विषय में जानना यानी अतीत की बातें कैसे जानी जा सकती हैं। अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। जैसा कि रशीदा का पहले प्रश्न था कि 100 साल पुरानी बातों को किस प्रकार हम जान सकते हैं, तो 100 साल पुरानी बात को सबसे पहले तो पुस्तकों के माध्यम से
ही जान सकते हैं। उससे भी पुरानी बातें तो ताम्रपत्रों पर जो लिखी गई या जो अभिलेख होते थे पत्थरों पर जो लिखे गए थे, यानी हजारों वर्ष पूर्व की बातें जो हैं वो ताम्रपत्रों और अभिलेखों के माध्यम से ही जान सकते हैं, क्योंकि उस समय पुस्तकों का दौर नहीं था। उस समय तो अभिलेख और पांडुलिपियाँ ही पढ़ी जाती थी। तो जैसा अब यहाँ पर लिखा हुआ है, अतीत की जानकारी हम कई तरह से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका अतीत में लिखी गई पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैनु, जिसका अर्थ हाथ है। लैटिन शब्द है मेनू, जिसका अर्थ होता है हाथ, से निकला है। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती हैं। यह है एक पांडुलिपि। इसमें ये संभवतः संस्कृत में ही लिखी होगी और इसकी शब्दावली जो देखने में अत्यंत ही कठिन जान पड़ती है। वर्तमान समय में जो संस्कृत की शब्दावली लिखी जाती है और इस शब्दावली में जो अंतर है उसे देखा जा सकता है। इसके अक्षर किस प्रकार के हैं और वर्तमान संस्कृत के जो अक्षर हैं वो किस प्रकार के हैं। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी ही एक पांडुलिपि को तुम यहाँ देख सकते हो। यानी भुर्ज की छाल से बनाई हुई 1000 वर्ष पुरानी यह पांडुलिपि है, जिसे हम ध्यानपूर्वक देख सकते हैं। यहाँ एक शब्द आया है संसार, सागर। संसार, सागर, यह 2 शब्द पढ़े गए। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गईं। फिर भी ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्राकृत और तमिल में हैं। प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। अब इतने वर्षों पुरानी यह पांडुलिपियाँ हैं और संस्कृत में और प्राकृत भाषा में, तमिल में ये लिखे जाते थे। इनमें क्या लिखा जाता था? महाकाव्य, कविताएं, नाटक। कभी कभी इनमें धार्मिक मान्यता होती थी, राजाओं का जीवन, औषधियों का ज्ञान, विज्ञान, हर तरह की चर्चा मिलती है। तो इससे एक बात तो यह समझ में आती है कि हजारों वर्ष पूर्व जो लोग जीवन यहाँ जिए होंगे, उन्होंने कुछ रचनाएं रची हैं और उन्हें रच करके वे इस धरती से अब जा चुके हैं। अब उन ग्रंथों का क्या महत्व है? क्या वर्तमान जो वैज्ञानिक युग है, क्या इस वैज्ञानिक युग में अब वे जैसे औषधियों का ज्ञान, तो वर्तमान में तो औषधियों का ज्ञान अधिक उन्नत हो गया है। पूर्व काल के लोग भी आधुनिक ज्ञान से, यदि कोई आधुनिक व्यक्ति पूर्व काल में जाए तो वहाँ पर उन्हें औषधियों का अधिक ज्ञान प्रदान कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पूर्व काल के लोगों को ज्ञान नहीं था।
या ज्ञान की कमी थी। हम जिस धरातल पर खड़े हैं वह पूर्व काल से ही आता है, इसलिए पूर्व काल के लोगों का सम्मान अत्यंत आवश्यक है। हम आगे बढ़ते हैं। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इसी तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों का विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? यहाँ एक अभिलेख लिखा हुआ है। यहाँ बताया गया है कि इन अभिलेखों का जो प्रयोग होता था वह राजाओं के द्वारा किया जाता था, और इसके अतिरिक्त जो लोग, बहुत से लोग भी अपना वर्णन यहाँ उत्कीर्ण करवाते थे। राजाओं के लड़ाइयों के विषय में जानकारियाँ मिल जाती हैं यहाँ पर। यहाँ प्रश्न पूछा गया, क्या तुम बता सकती हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थीं? तो कठोर सतह पर लिखवाने के पीछे जो मूल कारण है वह तो यही है कि लोग इन युद्धों को याद करें, विजयों को याद करें, क्योंकि इसमें एक श्रम लगा है, एक लोगों का समूह है जिन्होंने युद्ध में विजय प्राप्त की। अब वे इस विजय गाथा को पत्थरों पर उत्कीर्ण करवाते हैं ताकि युगों तक इसे याद रखा जाए। लिखवाने में जो आने वाली कठिनाइयाँ हैं वे क्या हो सकती हैं कि पत्थर नष्ट भी हो सकते हैं। पत्थर को में अक्षर उत्कीर्ण करवाने में बहुत से अक्षर स्वतः ही नष्ट हो सकते हैं। तो कहीं न कहीं प्रभाव तो इसका आज भी देखा जा सकता है। लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख वर्तमान अफ़गानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर लिखा गया था। इस शासक के विषय में तुम अध्याय 8 में पढ़ोगी। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी होती हैं। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामीक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में है। यानी कि एक तो यह यूनानी भाषा में भी लिखी है, अरामीक भाषा में भी यहाँ पर वर्णन किया गया है, और यह सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित किया गया एक अभिलेख है। इसके अतिरिक्त अन्य कई वस्तुएं अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थीं। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। यहाँ एक मटकी नुमा आकृति है और यहाँ कुछ सिक्के दिए हुए हैं। इनके विषय में बताया गया है कि बाएं एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र
प्राप्त पात्र, इस तरह के पात्रों का प्रयोग 4700 वर्ष पूर्व होता था। और दाएं एक पुराना चांदी का सिक्का, ये चांदी का सिक्का है दाएं भाग में। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से यह सिक्का कैसे भिन्न है? तो यह सबसे पहले तो ये चौकोर आकृति में है, चार आकृति इसकी चौकोर, जबकि वर्तमान सिक्के तो गोलाकार होते हैं, गोल आकृति में होते हैं। पुरातत्व जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। इससे उन्हें यह जानने में भी मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? अधिकांशतः तो संभावना बहुत कठिन है कि कपड़ों के अवशेष भी मिलते होंगे। कि कपड़े तो नष्ट हो जाते होंगे जानवरों के द्वारा, या छोटे छोटे जो कीड़े हैं उन कपड़ों को नष्ट कर देते होंगे। तब भी संभावना है कि कुछ पुराने अवशेष अवश्य मिले होंगे कपड़ों से संबंधित। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। जो अतीत का अध्ययन करते हैं। यानी जो इतिहासकार हैं ये पांडुलिपियाँ, अभिलेख, पुरातत्व से ज्ञात जानकारियों के लिए एक शब्द का प्रयोग करते हैं जिसे स्रोत कहते हैं। यानी ये स्रोत हैं, इन स्रोत के माध्यम से अतीत की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। और इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं, यानी पूर्व की में हुई घटनाओं का अध्ययन करते हैं, वे इतिहासकार हैं। स्रोत के प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, क्या तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया है? यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है, यानी हमारे अतीत। हमारा अतीत नहीं बल्कि हमारे अतीत है। जैसे हमारे अतीत अलग अलग हैं, कुछ इस प्रकार का यहाँ भाव उत्पन्न हो रहा है। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देखते हैं, उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहारों और रीति रिवाजों का पालन करते थे। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है, उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है। हालांकि अभी भी इनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। ये बात सत्य है कि जैसे पुराने शासक थे, राजा थे, वे युद्ध लड़ते थे और युद्धों का वो विवरण रखते थे, तो इससे उनके विषय में काफ़ी जानकारियाँ प्राप्त भी हो जाती हैं। जबकि
जबकि यदि देखा जाए कि जो साधारण लोग थे, जैसे शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक, पशुपालक, इनके विषय में कोई जानकारियाँ नहीं प्राप्त होती हैं कि इनका जीवन किस प्रकार का था, इनके कार्यों का लेखा जोखा नहीं, कोई लेखा जोखा नहीं है। फिर भी पुरातत्व उनको उनके विषय में जानने की चेष्टा करता है। तिथियों का मतलब, अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष, जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगी। यहाँ पर एक जो टर्म बार बार एक प्रयोग में आ रहा है कि बताओगी, क्या इन्हें यह ज्ञात नहीं है कि बताओगी यहाँ जो पढ़ने वाला व्यक्ति है कोई लड़का भी हो सकता है। तो यहाँ बताओगी बार बार प्रयोग कर रहा है। यदि कोई लड़का पढ़ेगा तो उसे थोड़ा सा लगेगा कि अरे ये बताओगी क्यों कहा जा रहा है। अरे भाई, हमारा जो समाज है ये सदा ही पुरुष प्रधान समाज रहा है, और यहाँ जो कुछ भी लिखा गया है ये सदैव एक पुरुषों के लिए ही जैसे लिखा जाता है। तो सोचिए, यदि कोई स्त्री या कोई लड़की यदि इसे पढ़े तो उसे कैसा लगेगा। यदि यहाँ लिखा होगा कि बताओ, तो एक लड़की जब पढ़ती है तो क्या उसे विचित्र नहीं लगता है। उसने अपने आप को ढाल लिया है, उसने अपने आप को ढाल लिया है। लेकिन अब जहाँ जैसे ही लिखा है कि बताओगी, तो ऐसा लगता है कि जैसे ये किताब किसी लड़की के लिए लिखी गई है। तो यहाँ पुरुष को थोड़ा सा यह लगता है कि ये तो बताओगी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको अपने आप को ढालना है, जैसे उन्होंने अपने आप को ढाला था। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ उदाहरण है ये। तो अब आगे इसमें देखते हैं तिथियों का मतलब। वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व या ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इस पुस्तक में हम 2000 को आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। यानी कि यदि हम कहते हैं 5000 वर्ष पूर्व, तो 5000 वर्ष पूर्व कहने का अर्थ यह है 3000 ईसा पूर्व, यानी 2000 सन 2000 ईस्वी तक जो है वह, यानी प्रारंभिक जो 2000 की जो ईस्वी, यानी ईसा के 2000 वर्ष हो चुके हैं। यानी कि ईसा मसीह के जन्म के लगभग 2000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। अब उससे पूर्व की बात है, यानी ईसा से भी पहले की बात है। तो हम यदि कहते हैं कि 5000 ईसा पूर्व, तो इसका अर्थ है नहीं, यदि हम कहते हैं 3000 ईसा पूर्व, तो इसका तात्पर्य है कि 5000 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। तो ईसा को मध्य माना गया है, एक मध्य बिंदु माना गया है। और इतिहास को अब इस प्रकार से देखा जाता है कि ईसा के जन्म के बाद और ईसा के जन्म के पहले या ईसा के समय में, यानी इतना पुराना इतिहास हम जानने का प्रयास करते हैं। इतिहास और तिथियां, अंग्रेजी में BC, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व होता है। कभी कभी तुम तिथियों से पहले AD, हिंदी में ई लिखी यानी ईस्वी लिखा पाती हो। ये एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। ईस्वी या AD यानी ईसा मसीह के जन्म के समय की बात है। कभी कभी AD की जगह CE या BC की जगह BCE का प्रयोग होता है। CE अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा BCE का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जब अंग्रेज यहाँ आए हुए थे। तो उस समय से ही यहाँ पर कॉमन एरा बिफोर क्राइस्ट शब्द का प्रयोग हो रहा था। लेकिन अधिकांश जब देशों ने इसे अपना लिया तो
इसे उन्होंने बिफोर क्राइस्ट की जगह बिफोर कॉमन एरा या कॉमन एरा शब्द से संबोधित करना शुरू किया। कभी कभी अंग्रेजी के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य है बिफोर प्रेजेंट, यानी वर्तमान से पहले। जैसा कि हमने पढ़ा, अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते हैं। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों तथा भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव चुका है। विद्वान यह कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहते थे, यानी 5000 वर्ष पूर्व वही शब्द का प्रयोग है, यानी 5000 वर्ष पूर्व यानी 3000 ईसा पूर्व की बात है ये। और यहाँ पर राजा रानी रहते थे। कहाँ पर? अफ्रीकी देश मिस्र में। और ये है ये उत्कीर्णित कुछ शब्द हैं और ये अक्षर हैं, यानी कि उस समय जो शब्द थे वो अक्षर के रूप में प्रयुक्त होते थे। और यहाँ पर देखा गया है इन्हें कि इन्हें क्या कहा जाता है, इनके लिए क्या शब्द प्रयोग किए जा रहे हैं। तो एक नाम लिखा हुआ है, ऊपर है टॉलमीज, पी साइलेंट, टॉलमीज, और नीचे जो वर्णन है क्लियोपैट्रा लिखा हुआ है निश्चित रूप से। क्लियोपैट्रा एक मिस्र की बहुत प्रसिद्ध रानी थी और उसका नाम यहाँ पर इन अक्षरों के माध्यम से दिखाया गया है, इन चित्रों के माध्यम से दिखाया गया था। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेटा नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्णित पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों में है। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजाओं तथा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि तुम देख सकते हो, यहाँ एल अक्षर के लिए शेर तथा ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। हाँ, एल अक्षर शेर के लिए और ए अक्षर चिड़िया के लिए बने हैं। अच्छा, तो ये इस प्रकार से इसका अध्ययन किया करते थे। तो एक बार जब उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किनके लिए प्रयुक्त हुए तो वे आसानी से अन्य अभिलेखों को भी पढ़ सके। यानी कि 3000 ईसा पूर्व में जो राजा रानी थे उन्होंने जो अभिलेख लिखे थे चित्रों के माध्यम से, उसका अध्ययन किया जा सका है। लोगों ने उसका अध्ययन कर लिया। तो अब यहाँ पर यह पाठ संपूर्ण हो जाता है। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण तिथियाँ दी हुई हैं। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 वर्ष पूर्व मिले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पूर्व विकसित हुआ। वर्तमान लगभग 2000 वर्ष पूर्व शुरू हुआ, यानी कि ईसा के जन्म के बाद। तो यहाँ यह पाठ संपूर्ण हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम अगले पाठ को भी देखेंगे।